एक बार की खुराक के बाद थोड़ी देर की एनर्जी रहती है। एनर्जी आज पूरे दिन रहेगी और फिर एनर्जी लगातार हो जाएगी। ये इसको समझना पड़ेगा शिक्षक भर्ती घोटाले को है क्या। आप लोग 70 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ये अगर 100, 200, 500, 1000 करोड़ का मामला होता सरकार से निपटा देती। ये पीढ़ियों का मामला है। बेसिकली आरक्षण क्या है ये हम समझें। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व कि भाई किस समाज की कितनी भागीदारी जो है ना राजकाज में होगी, और जिनकी भागीदारी नहीं है ना, मैं ये समझता हूँ कि उनकी बात ही नहीं होगी। बुरा ये हुआ आरक्षण से जो अध्यापक बना ना, उसने अपने वर्ग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि भाई ये भी आगे बढ़े, क्योंकि हर वर्ग जो है ना गुलामी से मुक्ति चाहता है, वो कोई हो। तो ये सरकार को इसलिए बुरा लगता है टीचरों को, अध्यापकों के विषय में, कि अगर ये वर्ग समझदार हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये जो है ना, जो गैर बराबरी हम करते हैं, अन्याय अत्याचार हम करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। देखो बात, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये सरकारी नौकरियां हमें रिसोर्स देती हैं। जैसे एक व्यक्ति अध्यापक बना या किसी और जॉब में गया, तो वो इतना संपन्न हो जाता है कि वो अपने बच्चों को जो है ना अच्छी पढ़ाई करा सकता है। जैसे आप और मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए होंगे, मैं तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके हम लोग नौकरी लगते हैं, जैसे आप लोगों को तो मिलेगी नौकरी, चिंता मत करो, आपकी तो कोई छीन नहीं सकता। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया छीन आपकी। तो मैं लिख कर देता हूँ कि आप अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, आप प्रयास करोगे कि मैं उसको आज के समय की व्यवस्था को देखते हुए अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाऊँ। पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? तो पढ़ाओगे तो वो तैयार हो जाएगा, अपनी क्षमता में आ जाएगा, तो वो एक और पीढ़ी को तैयार करेगा जब वो आपसे अच्छी जॉब लेगा। तो मेरे आप तो अध्यापक बने, वो क्या बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वो एक और पीढ़ी को तैयार करेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव हो रहा है ना भाई, 50 से पहले क्या था हमारे पास, महिलाओं को तो आज़ादी ऐसे भी नहीं थी, बैठ जाए। मैं बुरी बात कह रहा हूँ लेकिन सच है, बहनें हैं और आप आंदोलन करिए, आपको कहना पड़ेगा। इस देश में स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था मेरी बहनों, पूरी, ये सच है इस देश का। महिलाओं को ये आज़ादी थी इस देश में, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। जिन लोगों ने इस दर्द को महसूस किया, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। और नानगेली एक उदाहरण है कि उसने जो है ना इस टैक्स के ऊपर जो है ना अपने स्तन काट के दे दिए थे किलो, और वो मर गई। लेकिन तब से इस व्यवस्था प्रभाव पड़ा। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, आज महिलाओं को भारतीय संविधान से आज़ादी मिली है। वो वकील भी बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, अध्यापक भी बन रही है, वो IAS भी बन रही है, IPS भी बन रही है, वो हर जगह स्थापित हो रही है, वो नेता भी बन रही है। इस आज़ादी को हमें लंबे समय तक समाज के लिए छोड़ के जाना, देश के लिए छोड़ के जाना, पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाना है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप देखो निजीकरण कर रहे हैं, मैं सोच रहा था क्या क्या बेचेंगे, अब मुझे लगता है कुछ बचेगा नहीं। कितने स्कूल जो है ना, सरकारी स्कूल, आपको पता है क्यों दे रहे नौकरी आपको? बहुत सारे सरकारी स्कूल जो है ना 10,000 लखा दिए, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। सरकार ने जो घोटाले किए, सरकार ने जो विज्ञापन दिए ना इतने बड़े बड़े, और तमाम तरह से जो सरकारी लूट होती है चुनाव के समय में, ये जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की सरकार है, इनको पैसा चाहिए। किसी की लाश करके आए, कोई मर के आए, किसी को जल के आए, कैसे भी आए, क्या देश बिक के आए। तो अब इन्होंने वो जो नई NPM लाए ना, वो क्या NMP पाइपलाइन, हाँ वो जो पाइपलाइन है ना, उसमें कह रहे हैं कि भाई हम बेच थोड़ा रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें पढ़ने वाले जो है ना, उसमें जो काम करने वाले दलित अधिकारी हैं, पिछड़े अधिकारी हैं, उनको ही निकालेंगे चिन्हित करके। समझो कैसे कि भाई तुझसे तो अच्छा काम नहीं हो रहा, तू लेट आ रहा है, तेरे ऊपर तेरी उसमें CR में रेड कलम फिर जाएगी। इस तरह करके चुन चुन के वहाँ से निकाल के ये पूरे सिस्टम पे कब्जा करना चाहते हैं। आप सोचो, जब पूंजीपति के हाथ में होगा तो क्या सिक्योरिटी है जॉब की? वो तो अपने आदमी बिठाएगा, तुम्हारे आदमी क्यों देगा? तो ये सारा सिस्टम ही है ना, इसलिए है कि किसी तरह से तुम्हें जो सिस्टम आरक्षण की वजह से तुम लोग स्थापित हुए हो, SC ST OBC के लोग, तुम्हें सिस्टम से निकाला जाए और सिस्टम में इनके लोग बैठे। और जब इनके लोग बैठेंगे तो इनकी बात होगी। आज बताओ, इनकी सरकार है, अन्याय हुआ है, अपराध हुआ है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? भाई पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है ना, वो तो मैंने नहीं बनाया, वो तो इन्होंने बनाया। उसने माना ना कि घोटाला हुआ है। जब घोटाला हुआ है यानी कि अपराध हुआ है। अपराध हुआ तो अपराधियों को सजा देने की बजाय और पीड़ितों को न्याय देने की बजाय क्यों अपराध को रोक रहे हो? तो ये सिर्फ सत्ता के दम पे कर रहे हैं। अच्छा देखो, पुलिस में तो हमारे लोग भी हैं। अभी यहाँ जो लगाए होंगे ना, वो 100% कह रहा हूँ SC ST OBC के लोग होंगे, सब लगा लो आप, कि भिड़े तो इनसे भिड़े
और ऑर्डर देने वाला लगाए होंगे कोई वही कि तुम ऑर्डर दे दो ना, भिड़ाओ, आपस में भिड़ाओ। अगर ये अपनी लड़ाई का बदला लेने को अपमानित करोगे तो किससे ले, तुमसे, तो आपस में मरो। नहीं, मैं आज पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, जबकि जीवन में मैंने बात कभी नहीं कही। आज मेरी जान चली जाएगी यहाँ, लेकिन मैं यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा नहीं। और मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि अब आप फांसी चढ़ा दो चाहे, और यहाँ से उठा कोई सी जेल बंद कर दो, कहीं ले जाओ, यहीं आके बैठूंगा जब तक हमारी बहनें बैठी हो ना, जब तक इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। मेरे लिए राजनीति जो है ना, भैया जिंदाबाद, देखो मेरे पिछड़ों के मसीहा, मेरी बात सुनो, ये जिंदाबाद के नारे ना आदमी का दिमाग खराब कर देते हैं, समझ रहे हो? फिर वो किसी की सुनता नहीं है, उसको लगता है तो जिंदाबाद हो गया। ये लड़ाई जिंदाबाद की है ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखो मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, वो अध्यापक से पहले फिर हेडमास्टर बने, समझ रहे हो? एक सहायक अध्यापक से मेरे पिताजी 68 रुपए की तनख्वाह पे भर्ती हुए थे। मैं समझता हूँ अध्यापक की कीमत क्या होती है, समझ रहे हो? मैं आपकी कीमत समझता हूँ कि आप अगर तैयार होकर जाओगे तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा। एक तरफ हमारा वर्ग है, ये SC ST OBC वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, ये कहाँ से पढ़ा लेगा? सारे लोग कहाँ से पढ़ा लेंगे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को, CBSE IC बोर्ड में? तो ये कहाँ पढ़ाएंगे? ये सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल में गुणवत्ता कहाँ से आएगी? वो गुणवत्ता देंगे हम लोग, जो लोग वहाँ भर्ती होकर जाएंगे और जो एजुकेशन की अहमियत को समझते हैं, समझ रहे हो? तो असली लड़ाई यहाँ है कि ये गुलाम बने रहे। अब जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ, तो कहते हैं, आपके पता नहीं कहते नहीं कहते इधर पूर्वांचल में और यहाँ लखनऊ में, कि शिकारी जो है ना एक तीतर पकड़ता है। तीतर एक पक्षी होता है कबूतर जैसा, समझते हो? वो उस तीतर को क्या करता है पता है? उसको खूब खिलाता पिलाता, पालता है उसे, जैसे इन्होंने पाल रखे। तुम अपने आप समझ जाओगे, मैं नाम भी नहीं लेता। देखो उस तीतर को वो खूब खिलाता पिलाता है, ठीक है, पालता है उसे, और फिर उसको जंगल में लेके जाता है शिकार करने के लिए। उसके आगे दाना गिरता है और उसकी जात के जो लोग हैं ना, वो देखते हैं, अरे हमारा भाई दाना खा रहा है, तो वहां जाके उसके साथ दाना खाने लगते हैं। फिर पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद क्या होता है? जो पालतू है उसे छोड़ देते हैं, अब बाकी लोग गले कटते हैं। ये हो रहा है सिर्फ। ये जो नेता जो है ना, जो हमारी बात नहीं कर सकते, वो हमें न्याय दे देंगे। इनको अपनी कुर्सियां प्यारी है, इनको अपने बच्चों को, मैं इनसे बता रहा था अपने भाइयों से कि अपने बच्चों को भेजेंगे ऑक्सफोर्ड, और हमारा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, उसको कहेंगे जाओ राम मंदिर की लड़ाई लड़ो। मैं पूछ रहा हूँ, बन गया राम मंदिर, नींव रखी गई, हमारा क्या हुआ? मैंने कल भी पूछा, मुझसे कह रहे थे राम मंदिर से रोजगार मिलेगा। वो पत्रकार कह रहे थे, मैंने उनसे कह दिया कि वो अगर ये हल्ला ना मचो, कह रहे आप हल्ला मचाते हो। मैंने कहा हल्ला इसलिए मचाता हूं क्योंकि बहरी सरकार सुनती नहीं है। अगर ये सरकार सुन ले, हल्ला क्यों